हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। स्पीड कंट्रोल जैसा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा के स्पीड के वेरिएशन के ऊपर हर साल या हर एक साल छोड़ के क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे तो इतिहास उठा के देख लो 25 साल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और रिलेशंस हैं, देखिएगा यहाँ पे 3 ग्राफ है कि ये ग्राफ अब देखो क्या होता है। ये ग्राफ जो बनाए हम लोगों ने, ये क्या सोच के बनाया और क्या डेरिवेशन किया था, उसका एक मैं कंक्लूजन दे देता हूं कि देखो आप क्या करते हो, इंडक्शन मोटर का एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, लेबोरेटरी के अंदर। स्विच ऑन किया इंडक्शन मोटर का, स्विच जैसे ही ऑन करते हो तो जो चक्का, जो आपका शाफ्ट है ना, चक्का बोल रहा हूं मैं, शाफ्ट जो है, आप टेकोमीटर लेके खड़े होते हो, है ना। टेकोमीटर जब लेके खड़े रहते हैं अलग ही कॉन्फिडेंस में रहते हो, अच्छा आप मेजर करेंगे। और दो टाइप के टेकोमीटर होते हैं, डिजिटल होता है जहां पे लेजर लाइट डाल के आप देखते हो, दूसरा है या फिजिकली उस रोटर के वहां पे गैप होता है ना, उस गैप में ऐसे लगाते हो और उसके साथ में वो मूवमेंट होता है, और उसके बाद बोल सकते हैं एनालॉग मीटर, है ना, कि वो मैकेनिकल मूवमेंट को फिजिकली टच करके आपका क्या दिखाता है, आरपीएम दिखाता है। तो दो टाइप के टेकोमीटर होते हैं। आप इस इंतजार करते हो, है ना, मोटर चालू कर दिया, उसके बाद आप इंतजार कर रहे हो, क्या क्या इंतजार कर रहे हो कि शाफ्ट धीरे धीरे जब स्पीड पकड़ के फुल लोड पे आ जाए तब आप टेकोमीटर लगा के स्पीड मेजर कर लोगे। ठीक है, तो आप यहां पे देखो क्या हो रहा है। मोटर क्या है, आपने जैसे स्टार्ट करी तो क्या इमीडिएटली 1500 आरपीएम का लेटेस्ट सपोज मोटर है, तो क्या 1500 आरपीएम पे इमीडिएटली आ गया? नहीं। शुरुआत में क्या होगा, पहले 10 आरपीएम, 20 आरपीएम, 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 500, 700, 800, 1000, 1200, फिर 1500 आरपीएम पे आएगी। तो धीरे 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 धीरे, और साउंड भी करते हुए आता है मोटर का, है ना, और फिर एक कांस्टेंट साउंड आता रहता है। तो इसका मतलब है कि मोटर को क्या चाहिए कि जैसे हम सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट, मतलब जो आउटपुट क्या मैकेनिकल आउटपुट है, तो मैकेनिकल आउटपुट के फुल लोड, मतलब कि फुल लोड स्पीड तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मर में नहीं था। ट्रांसफॉर्मर में क्योंकि कोई भी फिजिकली, है ना, या बोल सकते कोई भी एयर गैप नहीं था ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और ट्रांसफॉर्मर में कोई भी रोटेटिंग मैकेनिज्म नहीं था। इस वजह से प्राइमरी पे जैसे ही आप सप्लाई देते थे, इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली सेकेंडरी पे रिफ्लेक्ट कर जाता था। बट चूंकि इंडक्शन मोटर में एयर गैप है, मैकेनिकल मूवमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो मैकेनिकल मूवमेंट है, इट टेक सम टाइम टू अचीव फुल लोड कैपेसिटी या फुल लोड एट रेटेड स्पीड। ठीक है, तो ये टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि एज अ डिजाइन इंजीनियर कितनी चुनौती है। एज अ डिजाइन इंजीनियर लेट अस सपोज कि 5 सेकंड में आपका फुल लोड स्पीड आ जाएगा, तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे और 5 सेकंड तक आउटपुट का इंतजार करोगे, इस 5 सेकंड में जिसने मोटर डिजाइन करी होगी उसकी धक धक हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी कि इन 5 सेकंड, हे भगवान 5 सेकंड संभाल लेना, नहीं तो मोटर जल गई तो ग्राहक वापस आ जाएगा, और फिर जो डिजाइनर है ना, फैक्ट्री में चले जाएगा वापस माल पूरा का पूरा। और फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? जो डिजाइन इंजीनियर था कि आपने कैसे पास कर दी। आपको डिजाइन ध्यान रखना चाहिए था कि 5 सेकंड झेल नहीं पा रही है मोटर। तो इसका मतलब है डिजाइन इंजीनियर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस 5 सेकंड में कि जब मोटर स्टार्ट होगी और जब तक मोटर अपनी फुल लोड कैपेसिटी से नहीं रन कर जाए, इस बीच में कोई भी पैरामीटर अफेक्ट बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए। तो डिजाइन का ध्यान रखा जाएगा। इस वजह से पूरी इंडक्शन मोटर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हिस्सा है हमारा जो 5 सेकंड थे ना, तो उसमें 1 से लगा के 3 सेकंड मतलब कि स्टार्टिंग रेंज, और जब वो फुल लोड पे चले जाए मतलब रनिंग कंडीशन। तो इसीलिए इस इंडक्शन में स्टार्टिंग कहां जाएगा, स्लिप एस इक्वल टू 1, एनआर इक्वल टू 0, है ना, स्लिप एस इक्वल टू 0, एनआर इक्वल टू एनएस, एनएस के बराबर इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि इसको अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ दूं, इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं, तो यहां पे ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, और ये वाला कहलाएगा रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन मतलब कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है इसके आसपास, इसके आसपास ये हमारा रनिंग कंडीशन हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग कंडीशन कहलाएगा। तो आपने देखा होगा कि हमने जब फुल लोड, फुल मशीन जब पढ़ा था, तो वहां पर इंडक्शन मोटर को दो हिस्सों में पढ़ा था, स्टार्टिंग और रनिंग। तो स्टार्टिंग पे क्या वेरिएशन है, रनिंग पे क्या वेरिएशन, देखो टॉर्क का ही देखते हैं। तो जब मोटर आपकी जो है स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है, तो वहां पे आपका जो वेरिएशन है टॉर्क स्लेश स्लिप का, वो इनवर्स रिलेशन है। और जब फुल लोड की तरफ रनिंग कंडीशन पे होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाएगा। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली करंट, अब देखो मोटर जैसे स्टार्ट करते हो ना, तो हम मोटर के अंदर स्टार्टर भी पढ़ते हैं, और स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर क्या करता है,
हायर स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करता है। तो जनरली अगर स्टार्टर नहीं लगाओ आप, तो जो करंट है मोटर ज्यादा खींचती है शुरुआत में, और जब एक बार रनिंग कंडीशन पे आ जाती है मोटर, तो उसके बाद क्या हो जाता है, करंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के टाइम पे एक कांस्टेंट अमाउंट करंट लेगी, जब उसके ठीक ठाक स्पीड अचीव हो जाएगा तो करंट आपका गिरना स्टार्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो हम ग्राफ से तो थ्योरेटिकल एनआर इक्वल टू एनएस क्या अचीव कर पाएंगे? नहीं नहीं, इस पॉइंट तक मशीन कभी भी नहीं आती, मोटर कभी भी आती नहीं है। ये तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तब ये यहाँ पे पूरा ग्राफ वहां तक छोड़ देते हैं, है ना। अदरवाइज प्रैक्टिकली मशीन यहां तक, मोटर यहां तक रन नहीं करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होगा, फिर रनिंग कंडीशन में कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए भी स्टार्टर लगाते हैं। पावर फैक्टर के साथ क्या होगा, पावर फैक्टर स्टार्टिंग के टाइम पे क्या रहेगा, पुअर रहेगा, और रनिंग के टाइम पे थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में पुअर रहेगा और फिर इंप्रूव होके एक कांस्टेंट वैल्यू जो भी रहे 0.8 0.85 0.9 जो भी रहे वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। शुरुआत में इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एस, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत में काफी पुअर रहेगा। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस इक्वल टू आर बाई जेड, कॉस नॉट कॉस फाइव, पावर फैक्टर कॉस फाइव इक्वल टू, या एक काम करो तो कॉस फाइव मत लिखो, डायरेक्टली पावर फैक्टर लिखो। पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड, है ना, नॉर्मल पावर फैक्टर आर बाई जेड है। तो अब रोटर सर्किट को देखो, रोटर सर्किट को अगर देखें अप्रोक्सीमेशन देखें तो रोटर में तो सिर्फ रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है ना, ये R2 बाई एस और ये है X2, ये है। तो इसका मतलब है कि R2 बाई एस डिवाइडेड बाई इंपीडेंस, इन दोनों का कर देंगे तो इंपीडेंस कर देना पूरा, है ना, R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब लगाएंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, इंप्रूव होता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तभी पावर फैक्टर क्या होगा, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम लोग मोटर का देखें तो मोटर का स्टार्टिंग अगर कोई पूछे नॉर्मली मोटर में, क्योंकि एक्सटर्नल नहीं लगा रहे हो, नॉर्मल सिचुएशन में एक्सटर्नल लगा रहे हो, जब तक नहीं बोला जाए, जब तक नहीं लिखा जाए नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सिचुएशन में स्टार्टिंग के टाइम पे 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर पुअर होगा, जैसे जैसे वो रनिंग कंडीशन पे आ जाएगा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। ये सारे रिलेशन हम लोगों ने डेरिवेशन में करके देखे। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। और मैंने बताया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुरुआत में ही लगाते हैं, है ना, फुल कोर्स में आप देखोगे तो शुरुआत में ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जब रनिंग कंडीशन पर अचीव हो जाएगा तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। क्योंकि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग परफॉर्म देखो, ये स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग हमें टॉर्क अच्छा मिल रहा है, तो शुरुआत के स्टार्टिंग पैरामीटर्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे, पावर फैक्टर भी स्टार्टिंग के टाइम पे अच्छा हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली पुअर है उसका। ठीक है, तो ये सब, और जो करंट हमारा ज्यादा आ रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, है ना, करंट ज्यादा आ रहा है, वो करंट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग के टाइम पे आप करंट देखोगे तो करंट के रिलेशन के हिसाब से, चलो ये तो अभी यहाँ नहीं लिखना है ना, ये तो एक्सटर्नल की वजह से जो इफेक्ट आए वो है। नॉर्मली स्टार्टिंग के टाइम पे क्या रहेगा, करंट आपका ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो, तो इन सब चीजों का ध्यान रखने का है, 3 ग्राफ आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए। चलो अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 23 गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्टेड। अब देखो एक्सपेक्टेड टू, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सपेक्टेड टू बी स्टार्टेड बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, द बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट। तो मैं बीच में रोक रहा था ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, इस चीज के लिए रोक रहा था कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही लगा सकते हैं, या इसका एक और नाम है वाउंड रोटर। तो कहीं लिखा रहे वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो वहीं पे हम लोग एक फैसिलिटी होती है कि रोटर में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अदरवाइज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में ये फैसिलिटी नहीं, हम लोग नहीं लगा सकते। एक बार फिक्स हो गया, एक बार डिजाइन हो गई तो हो गई। ठीक है, ये बताना था। चलो, तो ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में भाई साहब के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर हम लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो आपका क्या रहेगा, द बेनिफिट पूछा है ना, बेनिफिट दैट इज डिराइव्ड बाय एडिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट इन कंपैरिजन टू रोटर बीइंग शॉर्टेड। मतलब इन कंपैरिजन, मतलब जो स्क्विरल केज में क्या होता है ना, स्क्विरल केज में रोटर को शॉर्टेड कर देते हैं। मतलब बोल रहे हैं
और स्क्विरल केज में शॉर्टेड कर देते हैं, या फिर अब बाउंड रोटर को जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तब शॉर्टेड ही मानते हैं हम लोग। तो उसके कंपैरिजन की बात हो रही है। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट बोलूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से क्या बेनिफिट होगा वो बताओ। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बच्चे बोलेंगे सर इसमें क्या ही हम तो कर देंगे, बट इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए ये टफ बन जाता है, ठीक है, वो ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं। द पावर फैक्टर एट स्टार्ट विल बी लोअर। अब मैंने बताया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब लगा रहे हैं तो पावर फैक्टर क्या होगा, थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो ये बोल रहे हैं पावर फैक्टर एट स्टार्ट विल बी लोअर। नहीं, स्टार्ट पे कैसे होगा भाई, स्टार्ट पे थोड़ा सा इंप्रूव होगा, लोअर नहीं रह सकता। तो ये पॉइंट तो हमारा गलत है। द स्टार्टिंग करंट इज हायर। नहीं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो करंट जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्टार्टिंग करंट है ना, स्टार्टिंग करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये बोल रहे हैं हायर, बट नॉर्मली क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस लगाएंगे तो स्टार्टर इसीलिए लगाते हैं हम लोग आगे चल के। द स्टार्टिंग टॉर्क वुड बी हायर। स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव, बिल्कुल ये पॉइंट सही है, स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव है। फिर भी मान लो किसी स्टूडेंट को पता है स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में अभी श्योर नहीं है कि हायर होगा लोअर होगा, तीसरा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। द लॉसेस एट स्टार्टिंग वुड बी लोअर। ये क्या बोला है, स्टार्टिंग पे लॉसेस मतलब कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर लॉस। स्टार्टिंग पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अभी तक फायदे देखते आ रहे थे ना, एक नुकसान भी है कि स्टार्टिंग में आई स्क्वायर आर लॉस क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे आपके। बट हम क्या करते हैं, ये जो नुकसान है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने के, फायदे बहुत है बट नुकसान एक क्या है कि स्टार्टिंग में लॉस हमें ज्यादा होंगे। बट स्टार्टिंग पे रहना किसको है, मोटर को। अगर वो 8 घंटे चल रही है, किसी इंडस्ट्री में तो वैसे 24 घंटे बंद नहीं रहती है मोटर। अगर इंडक्शन मोटर मान लीजिए आपके घर में लगी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, वो घर की टैंक भरती है रोज, तो आधे घंटे चलाते हो। तो मुझे बताओ उस आधे घंटे में स्टार्टिंग के टाइम जब कौन सी कंडीशन कहलाती है, स्टार्टिंग में जब आप ऑन कर रहे हो, तो वो ऑन करते टाइम पे जब वो 1 सेकंड से 3 सेकंड या 4 सेकंड तक जा रही है, जब तक वो फुल लोड कैपेसिटी पे नहीं आ जाए, उतने समय के लिए स्टार्टिंग पे है ना। बाकी टाइम पे तो रनिंग कंडीशन पे। तो मैंने बताया जब रनिंग कंडीशन पे आ जाएगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा लेंगे हम लोग। तो हमें क्या है, एक नुकसान है भी अगर कि स्टार्टिंग में हमारा आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड तक ही रहने वाला है। ये देखो, ये सेकंड्स को एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, मैंने अपने अनुमान से 1 से 5 के आंकड़े दे दिए ताकि चीजें समझने के लिए। तो स्टार्टिंग कंडीशन आधे घंटे मोटर चल रही है आपकी, तो स्टार्टिंग 3 सेकंड है, तो आधे घंटे के एवज में उस 3 सेकंड की क्या ही वैल्यू है। तो ये लॉसेस ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये क्या बोल रहे हैं, द लॉसेस एट विच स्टार्टिंग टॉर्क विल बी लोअर। नहीं नहीं, स्टार्टिंग के टाइम पे हायर होगा लॉस, चाहे थोड़ा सा हो बट हायर होगा। तो ये नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, गेट 2021 का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, an 8 pole 50 hertz 3 phase slip ring induction motor has an effective rotor resistance of 0.08 ohm per phase. Its speed at which maximum torque is 650 rpm. The additional resistance per phase that must be inserted in the rotor to achieve maximum torque at start is neglect magnetization current एंड स्टेटर लीकेज इंपीडेंस। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके अप्रोक्सीमेशन की बात हुई है कि मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब वो जो शंट में ब्रांच है उसको भी हटा दो। स्टेटर लीकेज इंपीडेंसेस मतलब स्टेटर आरटीएच एक्सटीएच जो थे इंपीडेंसेस वो सारे, स्टेटर लीकेज इंपीडेंस मतलब आरटीएच और एक्सटीएच दोनों जीरो कर दो। कंसिडर इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू स्टेटर साइड में। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली सर्किट कैसा बनेगा आपका, सिंपली आपका जो सर्किट है ये हमारा ये बन जाएगा रोटर सर्किट, इट इज R2/S और ये बन जाएगा आपका X2। ठीक है, देखो सिंपल हो गया। अब देखो आपको क्या क्या बोला जा रहा है, सारा सारा गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। आपको बोला है कि इट्स स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क इज, मतलब जो स्पीड है आपकी NR वो है 650 आरपीएम, 650 आरपीएम। और ये कब है, जब आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम हो रहा है मतलब स्लिप, देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे तो कितना शानदार तरीके से आपको, मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज क्वेश्चन तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन तो आपका 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, तो क्योंकि हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आएगा, थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है
चलो तो देखिएगा, ये हमारा कैरेक्टर ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये है मैक्सिमम टॉर्क SMT, और बोल रहे हैं कि जहां पे टॉर्क मैक्सिमम मिल रहा है वहीं पे इस SMT पे ही क्या रहेगा, स्पीड कितनी है 650 आरपीएम, 650 आरपीएम। आगे क्या बोल रहे हैं, द एडिशनल रेजिस्टेंस पर फेज दैट मस्ट बी इंसर्टेड इन द रोटर टू अचीव मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्ट। इसका मतलब बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो टॉर्क, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो एक मैक्सिमम टॉर्क इधर आते शिफ्ट होते जाएगा और ये स्टार्ट पे ही मिल जाए, है ना, स्टार्ट पे। मतलब क्या हो रहा है सेकंड केस में कि आपका टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाए, सेम हो जाए। तब आपको क्या पूछा है, द एडिशनल पर फेस, है ना, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, आर एक्सटर्नल क्या होगा जब ये हो जाए। तो दो कंडीशन गिवन है, एक कंडीशन तो जहां मैक्सिमम टॉर्क नॉर्मल सिचुएशन पे तब वहां पे, तो यहाँ पे इस स्पीड से हम स्लिप निकाल लेंगे, ठीक है। चलो वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोनों टॉर्क अगर सेम हो जाए तो पहले हम लोग रिवर्स चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा सॉल्व करते हैं, यहां से पीछे से चलते हैं। इसका मतलब है कि दोनों टॉर्क बराबर हो जाए तब आर एक्सटर्नल क्या रहेगा। तो मुझे बताओ मैक्सिमम टॉर्क की ऐसे कंडीशन क्या थी, है ना, ऐसे हम लोग लिखते थे कि R2 by SMT इक्वल टू x2, ये था हमारा, ये नॉर्मल सिचुएशन है जब मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग पे ही आ गया मैक्सिमम टॉर्क, तो यहां पे क्या चीज होगा, जब आर एक्सटर्नल आपने लगाया, किसमें लगाया, आर एक्सटर्नल R2 में लगाया, और स्लिप क्या है S1, क्योंकि इसकी बात हो रही है, क्योंकि यहां पे क्या हो चुका है आपका मैक्सिमम और स्टार्टिंग टॉर्क बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब हम किसकी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पे आर एक्सटर्नल कितना रहेगा तो ये स्लिप कितना हो जाएगा दोनों में, क्योंकि SMT क्या है, SMT वो स्लिप की वैल्यू है जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। तो इस केस में क्या आ रहा है, स्लिप की वो वैल्यू जहां पे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, मतलब मैक्सिमम टॉर्क क्या बन गया, स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्लिप तो वही हो गई ना, SMT इक्वल टू 1 हो गया इस बार, ये हो गया 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो ये इस इक्वेशन में हमें R2 की वैल्यू तो कितनी है पता है, 0.08, R2 की वैल्यू पता है 0.08। इसका मतलब अगर हमें x2 पता चल जाए तो R एक्सटर्नल 2 मिनट में आ जाएगा। अब x2 के लिए हमारे पास क्या है, x2 के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, तो यहाँ पे SMT निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पीड है तो SMT निकल जाएगा। SMT निकल गया और यहाँ पे ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया 0.08 डिवाइडेड बाय SMT इक्वल टू कितना हो गया x2। SMT जैसे आया x2 आ जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म। चलो फटाफट क्या कर देते हैं, हमें SM चाहिए तो SMT के लिए हम क्या करेंगे, S इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो अगर स्पीड मैक्सिमम टॉर्क पे आ रही है तो ये S बिकम SMT, और ये कितना है और कितने पोल की, 8 पोल 50 हर्ट्ज है ना, तो ये कितना हो जाएगा निकाल लेना अगर डाउट हो, 120 F/P 8 है ना, तो ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है, तो नहीं तो बच्चा खा जाओगे, वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस है ना। 2 से काटेंगे तो कितना, 2 छंग 12, 0 0 2 चौक 8, फिर 2 गया तो 25, फिर 2 गया तो 30, तो 25 3 75, 750 है ना, तो 750 माइनस 650 है ना, डिवाइडेड बाय 750, इसको करेंगे SMT आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, आई थिंक करके देख लेते हैं कितना रहेगा ये, 100 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 750, 0.1333 है ना, परसेंटेज में नहीं लिया, नॉर्मल लिया है हम लोगों ने। तो देखो ये कहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम टॉर्क काफी पुअर आ रहा है ना, 0.1333, नहीं पुअर मतलब कि ये S इक्वल टू 1 और S इक्वल टू 0, मतलब जो SMT है वो काफी कहाँ साइड में आ रहा है, 0 की साइड में आ रहा है, 0.13, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 करते हुए फिर इधर आ रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने फुल लोड कैपेसिटी तरफ ही है ज्यादातर शिफ्टिंग। चलो उससे कोई लेना देना नहीं हमें।
SMT आ गया तो इसके बाद x2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1333। ऑलवेज स्लिप की वैल्यू 4 डिजिट तक लिया करो पर यूनिट और स्लिप, क्योंकि जो भी परसेंटेज क्वांटिटी है अगर उसको बिना परसेंटेज के लिए ले रहे हो तो 4 डिजिट तक लिया करो, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। 0.133 क्या आ जाएगा x2 0.60, ठीक है। और ये x2 आ गया 0 तो r एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, सॉरी r एक्सटर्नल आ जाएगा 0.60 माइनस 0.08, ठीक है। तो 0.08 तो ये हो गया आपका 0.52 ओम, दैट इज अवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। आया समझ में? तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो स्पीड में वेरिएशन, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है।